डाइजेशन। आज हम डाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि हम फूड लेते हैं, ठीक है, फूड लेते हैं तो उसका बॉडी के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, किस किस फॉर्म के अंदर वो चेंज होता है, कौन कौन से ऑर्गन जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको मेनली टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हम इंक्लूड करते हैं माउथ को, बक्कल कैविटी को, फेरिंग्स को, आइसोफेगस को, स्टमक को, इंटेस्टाइन को एंड रेक्टम को। एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर आती है लीवर आता है हमारा, और एक आती है पेनक्रियास। देखो, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको मेनली टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आता है माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, आइसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर आता है लीवर एंड पेनक्रियास, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, कि हमारी बॉडी के अंदर फूड का जो डाइजेशन होता है उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है। तो देखो, फर्स्टली हम देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। देखो, फर्स्टली हम सबको पता है कि हम भोजन लेते हैं तो सबसे पहले हम फूड को एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट के द्वारा बॉडी के अंदर एक्सेप्ट करते हैं, माउथ के द्वारा, ठीक है। माउथ के द्वारा हमने खाना खा लिया, ठीक है। तो माउथ के बाद में क्या आएगी आगे की ओर, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी कौन सा पार्ट है जिसके अंदर मेनली क्या प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है और टिथ प्रेजेंट है। बक्कल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारी टिथ प्रेजेंट है और टंग प्रेजेंट है, ठीक है। मीन्स क्या हुआ कि फूड का जो डाइजेशन है फर्स्टली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो, बक्कल कैविटी के अंदर फूड का डाइजेशन कैसे होता है। बक्कल कैविटी के अंदर जो फूड का डाइजेशन होता है वो दो मैकेनिज्म के द्वारा होता है। एक तो केमिकल मैकेनिज्म होती है और एक होती है मैकेनिकल। बक्कल कैविटी के अंदर जो फूड का जो डाइजेशन होता है वो दो मैकेनिज्म के द्वारा होता है, एक केमिकल डाइजेशन होता है और एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन होता है बक्कल कैविटी के अंदर। फर्स्टली हम देखेंगे कि बक्कल कैविटी के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होता है। देखो, बक्कल कैविटी के अंदर जो मैकेनिकल डाइजेशन होता है उस मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर क्या होता है कि बक्कल कैविटी के अंदर तित पाए जाते हैं। उन तित के द्वारा फूड को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, बारीक बारीक टुकड़ों के अंदर तोड़ दिया जाता है। तित के द्वारा फूड को बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। साथ ही साथ जो हमारी टंग है उस टंग के द्वारा सलाइवा का सीक्रेशन किया जाता है। टंग के द्वारा किसका सीक्रेशन किया जाता है, सलाइवा का सीक्रेशन किया जाता है। वो सलाइवा तित के द्वारा बारीक बारीक तोड़े गए फूड को के अंदर मिल जाती है। सलाइवा क्या होता है, तित के द्वारा तोड़े गए बारीक बारीक फूड के अंदर मिल जाती है और सलाइवा उस फूड को लसलसा लुगदी के समान बना देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फूड को इजीली निगला जा सकता है। बक्कल कैविटी की मैकेनिकल मेथड में मैंने आपको क्या बताया कि तित के द्वारा फूड को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ा जाएगा, उसके बाद में सलाइवा उसके अंदर मिक्स होगी, जिसकी वजह से फूड क्या होगा, लसलसा हो जाएगा और उसको निगलने में आसानी रहेगी। सेकंड मेथड है हमारे पास में केमिकल मेथड। बक्कल कैविटी के केमिकल मेथड के अंदर हम क्या देखेंगे कि टंग के द्वारा सलाइवा का सीक्रेशन किया जाता है। अब देखो, सलाइवा जो होती है वो एक हेल्दी पर्सन के अंदर डेली की 1.5 लीटर सलाइवा का सीक्रेशन होता है। सलाइवा के अंदर 99.4% तो वाटर प्रेजेंट होता है और रिमेनिंग जो है वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सलाइवा का जो पीएच है वो 6.5 होता है। सलाइवा के द्वारा मेनली 2 टाइप के एंजाइम सीक्रेट होते हैं, एक है म्यूटेज और एक है एनालेज एंजाइम होता है। एनालेज एंजाइम बक्कल कैविटी में प्रेजेंट स्टार्च के साथ में रिएक्शन करके उसको माल्टोज के अंदर चेंज कर देता है। मैकेनिकल मेथड के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि बक्कल कैविटी के अंदर क्या पाई जाती है, टंग पाई जाती है। टंग के द्वारा सलाइवा का सीक्रेशन
किया जाता है। सलाइवा का पीएच कितना होता है? 6.5 होता है। इसका 99.4% वाटर प्रेजेंट होता है, बाकी के इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ये जो होती है, एक हेल्दी पर्सन के अंदर 1.5 लीटर सलाइवा का सीक्रेशन होता है। सलाइवा जो होती है उसके अंदर मेनली म्यूटेज, एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं? मेनली जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज के अंदर चेंज करने का फंक्शन करते हैं। इस टाइप से बक्कल कैविटी ने क्या किया? फूड को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ा और उसके अंदर केमिकल सलाइवा के द्वारा उसको मिक्स किया। तेरी मम्मी चुप्पी कौन रही यार, पूरा वीडियो बिगड़ को दिखा कर भी चालू दी। हमने यहाँ पे माउथ के बारे में देख लिया, बक्कल कैविटी के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे फेरिंग्स के अंदर। देखो, फेरिंग्स के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। बक्कल कैविटी से फूड कहाँ आ जाता है? फेरिंग्स के अंदर आ जाता है। और फेरिंग्स के गुलेट के द्वारा फूड फेरिंग्स से आइसोफेगस के अंदर चला जाता है। फेरिंग्स और आइसोफेगस के अंदर फूड का किसी प्रकार का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। ओनली ये लोग क्या करते हैं? फूड को बक्कल कैविटी से स्टमक तक लाने का वर्क करते हैं। फेरिंग्स के गुलेट के द्वारा फूड फेरिंग्स से आइसोफेगस के अंदर आ जाता है। आइसोफेगस के अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाती है जिनके अंदर पैरासिम्पैथिक वेव प्रोड्यूस होती है। इस वेव के द्वारा क्या होता है? फूड आइसोफेगस से स्टमक के अंदर चला जाता है। फेरिंग्स और आइसोफेगस के अंदर फूड का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। ओनली इन दोनों का वर्क जो है फूड को स्टमक तक ले जाने का होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास में स्टमक। देखो, स्टमक जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, स्टमक के अंदर ही क्या होता है? 3-4 घंटे तक फूड क्या होता है? स्टोरेज होता है। स्टमक के अंदर 3-4 घंटे तक फूड स्टोरेज होगा, इसका थोड़ा बहुत डाइजेशन होगा, फूड का एब्जॉर्प्शन होगा और फिर उसके बाद में फूड को कहाँ ट्रांसफर भेजा जाएगा? इंटेस्टाइन के अंदर भेजा जाएगा। देखो, जब फूड स्टमक के अंदर आता है तो स्टमक के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। ये हमारा स्टमक का डायग्राम बनाया मैंने, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो स्टमक के अंदर जैसे ही फूड आता है, स्टमक की वॉल के अंदर 3 टाइप की ग्लैंड होती है। कार्डियक ग्लैंड होती है, फंडिक ग्लैंड होती है और पाइलोरिक ग्लैंड होती है। पाइलोरिक ग्लैंड होती है। स्टमक की वॉल के अंदर 3 टाइप्स की ग्लैंड होती है। फर्स्ट है कार्डियक पार्ट के अंदर कार्डियक ग्लैंड होती है, फंडिक पार्ट के अंदर फंडिक ग्लैंड होती है और पाइलोरिक पार्ट के अंदर पाइलोरिक ग्लैंड होती है। जो कार्डियक ग्लैंड होती है उसके द्वारा म्यूकस का सीक्रेशन किया जाता है। स्टमक की वॉल के अंदर जो कार्डियक ग्लैंड है उसके द्वारा म्यूकस का सीक्रेशन किया जाता है। म्यूकस के सीक्रेशन की वजह से फूड ल्यूब्रिकेंट हो जाता है। म्यूकस के सीक्रेशन की वजह से फूड ल्यूब्रिकेंट हो जाता है, जिससे वो इजीली कहाँ ट्रांसफर हो सकता है? इंटेस्टाइन के अंदर ट्रांसफर हो सकता है। देखो, अब इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास में फंडिक ग्लैंड। फंडिक ग्लैंड जो होती है उसके अंदर 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। एक तो होती है चीप सेल, और सेकंड होती है पैराइटल सेल। एक तो होती है चीप सेल और एक होती है पैराइटल सेल। चीप सेल जो होती है मेरी, चीप सेल के द्वारा रेनिन और रेनिन का सीक्रेशन होता है और पेप्सिन का सीक्रेशन होता है। चीप सेल के द्वारा रेनिन और पेप्सिन एंजाइम का सीक्रेशन होता है, जबकि पैराइटल जो है, पैराइटल सेल के द्वारा HCl का सीक्रेशन होता है। स्टमक के अंदर पैराइटल सेल के द्वारा HCl का सीक्रेशन होगा, जिससे मीडियम कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। और चीप सेल के द्वारा पेप्सिन और रेनिन का सीक्रेशन होता है। ठीक है। पाइलोरिक ग्लैंड जो है, पाइलोरिक ग्लैंड के द्वारा म्यूकस का सीक्रेशन किया जाता है और पेप्सिन का सीक्रेशन किया जाता है। देखो, एक बार फिर से बताती हूँ। जब फूड मेरा स्टमक के अंदर आ जाता है तो स्टमक की वॉल के अंदर डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती है। इन ग्लैंड्स के द्वारा डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स का सीक्रेशन किया जाता है, जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। स्टमक का फर्स्ट पार्ट है कार्डियक पार्ट। इसके अंदर कार्डियक ग्लैंड पाई जाती है जो म्यूकस का सीक्रेशन करती है। इस म्यूकस के सीक्रेशन की वजह से फूड जो होता है ल्यूब्रिकेंट हो जाता है, जिससे इंटेस्टाइन में जाने में आसानी होती है, इजीली इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। सेकंड पार्ट है फंडिक ग्लैंड। फंडिक ग्लैंड के अंदर 2 टाइप की सेल्स है, एक तो चीप सेल है और दूसरी है पैराइटल सेल। देखो, चीप सेल के द्वारा 2 टाइप के एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं, पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम।
लेकिन जब चीप सेल के द्वारा पेप्सिन और रेनिन एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं, लेकिन जब चीप सेल के द्वारा पेप्सिन और रेनिन का सीक्रेशन किया जाएगा तो ये दोनों इनएक्टिव फेज के अंदर होते हैं। कैसे फेज में होते हैं? इनएक्टिव फेज के अंदर होते हैं। इनएक्टिव फेज कौन सी है? देखो, जो पेप्सिन है वो तो होता है पेप्सिनोजन के रूप में, पेप्सिन का सीक्रेशन पेप्सिनोजन के रूप में होता है, जबकि रेनिन का सीक्रेशन रेनिन के रूप में होता है। जब फंडिंग पार्ट के द्वारा पेप्सिन और रेनिन का सीक्रेशन होगा तो पेप्सिन तो इनएक्टिव फेज पेप्सिनोजन के रूप में सीक्रेट होता है, जबकि रेनिन अपनी इनएक्टिव फेज प्रोरेनिन के रूप में सीक्रेट होता है। देखो, पेप्सिनोजन जो है HCl पैराइटल जो सेल है उसके द्वारा किसका सीक्रेशन किया जा रहा है? HCl का सीक्रेशन किया जा रहा है, जिसके कारण कैसा मीडियम बन रहा है? एसिडिक मीडियम बन रहा है। तो पेप्सिनोजन क्या होता है? इस HCl की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम के कारण किसमें चेंज हो जाता है? पेप्सिन के अंदर चेंज हो जाता है। पेप्सिनोजन एसिडिक मीडियम HCl की वजह से पेप्सिन में चेंज हो जाता है। ये पेप्सिन क्या करता है? स्टमक के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है, स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट है? फूड आया है, फूड के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है। उस प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक कर देती है और उस प्रोटीन को एमिनो एसिड्स के अंदर चेंज कर देती है, जिससे क्या होगा? उसका डाइजेशन इजीली हो जाएगा। पेप्सिनोजन क्या करता है? HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में चेंज हो जाता है। ये पेप्सिन क्या करेगा? स्टमक के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करके उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज कर देगा, जिसकी वजह से उसका डाइजेशन इजीली हो जाएगा। अब देखो, रेनिन जो है वो अपनी इनएक्टिव फॉर्म प्रोरेनिन के अंदर सीक्रेट होता है। ये प्रोरेनिन भी क्या करेगा? एसिडिक मीडियम HCl की प्रेजेंस के अंदर रेनिन के अंदर चेंज हो जाएगा। ये रेनिन क्या करता है? देखो, रेनिन क्या करता है? मिल्क के अंदर, स्टमक के अंदर जो मिल्क गया है, जिसके अंदर कौन सी प्रोटीन है? मिल्क के अंदर केसिन प्रोटीन है। मिल्क के अंदर कौन सी प्रोटीन है? केसिन प्रोटीन है। और ये केसिन प्रोटीन हमें पता है कैसी है? वाटर सॉल्युबल है, घुलनशील प्रोटीन है। तो रेनिन क्या करेगा? इस केसिन को अघुलनशील प्रोटीन पैराकेसिनेट के अंदर चेंज कर देगा। रेनिन क्या करेगा? पैराकेसिनेट के अंदर चेंज करेगा, अघुलनशील के अंदर चेंज कर दिया। नॉर्मल रूप से आप देखिए, मिल्क के अंदर कौन सी प्रोटीन थी? केसिन प्रोटीन थी। मिल्क के अंदर वाटर डालो, वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्योंकि केसिन प्रोटीन कैसी थी? सॉल्युबल थी। लेकिन रेनिन क्या करेगा? उस केसिन को पैराकेसिनेट इनसॉल्युबल प्रोटीन के अंदर चेंज कर दिया। मतलब स्टमक के अंदर क्या हो गया? मिल्क किस में चेंज हो गया? कर्ड के अंदर चेंज हो गया। मिल्क दूध का क्या बन गया? दही बन गया। ऐसा क्यों किया? रेनिन क्या करेगा? जो मिल्क है उसको कर्ड में चेंज कर देगा, जिसकी वजह से कर्ड क्या होगा? स्टमक में थोड़े टाइम के लिए रुक पाएगा और स्टमक उसका अच्छी तरह से डाइजेशन कर पाएगा। देखो, मैंने आपको क्या बताया कि रेनिन जो है चीप सेल से इनएक्टिव फेज प्रोरेनिन के रूप में सीक्रेट होता है, लेकिन वो एसिडिक मीडियम HCl की वजह से रेनिन के अंदर चेंज हो जाता है। रेनिन क्या करता है? मिल्क के अंदर प्रेजेंट जो केसिन प्रोटीन है जो कि घुलनशील होती है, उसको अघुलनशील प्रोटीन पैराकेसिनेट के अंदर चेंज कर देता है। मींस मिल्क को कर्ड के अंदर चेंज कर देता है, जिससे वो स्टमक के अंदर थोड़े टाइम के लिए रुक पाती है। स्टमक उसका इजीली डाइजेशन कर देता है, उसके बाद में इंटेस्टाइन में जाती है। अगर रेनिन जो है केसिन को पैराकेसिनेट के अंदर चेंज नहीं करेगा तो मिल्क जो है फास्टली क्या होगा? इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा और उसका डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। गैस्ट्रिक लाइपेज जो है उसके द्वारा मेनली लिपिड का डाइजेशन किया जाता है। इस टाइप से हमने इसके अंदर माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स और स्टमक के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे इंटेस्टाइन। देखो, इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन होता है मेनली इंटेस्टाइन के 2 पार्ट्स ड्यूडेनम और इलियम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ड्यूडेनम और इलियम के द्वारा। जब फूड इंटेस्टाइन के अंदर जाता है तो इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम और इलियम जो पार्ट है उनके द्वारा डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। ये हार्मोन्स जो है ब्लड के द्वारा बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर चल जाते हैं और डिफरेंट टाइप से रिएक्शन करते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर मेनली 2 पार्ट्स के अंदर डाइजेशन होता है, एक तो ड्यूडेनम के अंदर और एक इलियम के अंदर। फर्स्टली हम देखेंगे डाइजेशन इन ड्यूडेनम। जैसे ही ड्यूडेनम के अंदर फूड जाता है, स्टमक से जैसे ही फूड ड्यूडेनम के अंदर जाता है
तो ड्यूडेनम की वॉल्स के द्वारा डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ये हार्मोन्स ब्लड के द्वारा डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स के अंदर जाते हैं और डिफरेंट टाइप के जूसेस का सिक्रेशन करते हैं, जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। देखो, ड्यूडेनम के द्वारा फॉलोइंग टाइप के हार्मोन्स का सिक्रेशन किया जाता है। फर्स्ट है कोलियोसिस्टोकाइनिन। ड्यूडेनम के द्वारा कोलियोसिस्टोकाइनिन हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। ये कोलियोसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो है ब्लड के द्वारा गॉल ब्लैडर के अंदर जाता है और ब्लड के द्वारा गॉल ब्लैडर में जाने पर क्या करता है, ये गॉल ब्लैडर को कोलियोसिस्टोकाइनिन हार्मोन ब्लड के द्वारा गॉल ब्लैडर के अंदर जाकर गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल जूस का सीक्रेशन करता है। बाइल जूस क्या करेगा, फूड के अंदर प्रेजेंट बैक्टीरियाज को किल करेगा, फूड के अंदर प्रेजेंट जो भी फेट है उसका इमल्सिफिकेशन करेगा और फूड के अंदर जो फेट सॉल्युबल विटामिन है, कौन कौन से फेट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इनके एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करेगा। सेकेंड एंजाइम है, जब ड्यूडेनम की वॉल के द्वारा पेनक्रियोजाइमिन एंजाइम सीक्रेट होगा तो ये एंजाइम ब्लड के द्वारा पेनक्रियाज के अंदर जाएगा और पेनक्रियाज के अंदर जाकर उससे पेनक्रेटिक जूस का सिक्रेशन करवाएगा। ठीक है। थर्ड है एंटेरोगेस्टेस्टेरोन एंजाइम। जब ड्यूडेनम की वॉल के द्वारा एंटेरोगेस्ट्रोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन किया जाएगा तो ये एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा और स्टमक से HCl का सीक्रेशन करवाएगा, जिससे वहां का मीडियम कैसा हो जाएगा, एसिडिक मीडियम हो जाएगा और pH क्या होगी, कम हो जाएगी। फोर्थ है एंटेरोक्राइनिन। एंटेरोक्राइनिन हार्मोन जो है इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा और वहां से इंटेस्टाइनल जूस का सीक्रेशन करवाएगा। इंटेस्टाइनल जूस का सीक्रेशन करवाएगा जो क्या करेगा, इंटेस्टाइनल जूस का सीक्रेशन होगा, साथ ही इससे पेनक्रेटिक लाइपेज, एमाइलेज और प्रोटीएज एंजाइम भी सीक्रेट होंगे, जो कि लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। ड्यूडेनम के अंदर फूड पहुंचने के बाद में जब ड्यूडेनम के अंदर बाइल जूस, पेनक्रेटिक जूस, HCl और इंटेस्टाइनल जूस मिल जाते हैं उस फूड के साथ में, ड्यूडेनम के अंदर जो फूड है उसके अंदर बाइल जूस मिलेगा, पेनक्रेटिक जूस मिलेगा, HCl मिलेगा, इंटेस्टाइनल जूस मिलेगा, तभी क्या होगा, फूड का डाइजेशन होगा। तो ये क्या था, डाइजेशन इन ड्यूडेनम। इन इलियम, देखो जैसे ही फूड इलियम के अंदर आता है तो इलियम की वॉल्स के द्वारा डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है और ये एंजाइम क्या करते हैं, फूड के डिफरेंट पार्ट का डाइजेशन करते हैं। देखो फर्स्टली इलियम की वॉल के द्वारा प्रोटीएज एंजाइम का सिक्रेशन होता है, जैसे नेम से पता चल रहा है प्रोटीएज मतलब ये क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा और उसको किस में चेंज कर देगा, एमिनो एसिड के अंदर चेंज कर देगा। एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज क्या करेगा, फूड ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन को इसकी एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के अंदर चेंज कर देगा। इंटेस्टाइनल लाइपेज, लाइपेज क्या करेगा, लिपिड का डाइजेशन करेगा और लिपिड को किस में चेंज कर देगा, फैटी एसिड के अंदर चेंज कर देगा। कार्बोहाइड्रेटेज, कार्बोहाइड्रेटेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, उसको उसके डिफरेंट फॉर्म ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज इनके अंदर चेंज कर देगा। न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइड का डाइजेशन करेगा और उसको उसके नाइट्रोजन बेसेस और शुगर के अंदर चेंज कर देगा। इस टाइप से क्या होगा, फूड का डाइजेशन होगा, फूड का डाइजेशन होगा कंप्लीट। और मेनली इंटेस्टाइन के अंदर फूड का डाइजेशन किसके अंदर हुआ, इलियम और ड्यूडेनम के अंदर हुआ। अब ये फूड जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सिंपल कंपाउंड के अंदर चेंज हो गया है। फूड के डाइजेशन होने से, फूड के ऑक्सीडेशन होने से बॉडी को एनर्जी मिलेगी और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस टाइप से फूड की प्रोसेस कंप्लीट होगी।